जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का भी एनालिसिस करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन और आंसर यूपीएससी के सीएसई में कैसे रिपीट होता है वो जो पुराने बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उसको पता होगा, जो नए बच्चे हो दिखाते हैं। आ जाओ आप, अभी 2025 का एग्जाम हुआ है, ये देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हैं। ये पहला क्वेश्चन है 2021 में पूछा था सीडीएस ने। सीडीएस का क्वेश्चन उठा के यहाँ पे 2025 में पूछ दिया, आत्मसम्मान आंदोलन, और यहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये देखो ये पूछ रहा है पूना पैक्ट के बारे में, यहाँ पे पूना पैक्ट, और सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ दे दिया, ये भी किसके बारे में पूछ रहा है, पूना पैक्ट के बारे में पूछ रहा है। आगे देखोगे तो यहाँ पे ये 2024 का एग्जाम है, यहाँ पे पूछ रहा था असहयोग आंदोलन के बारे में, यहाँ भी असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये सीडीएस का क्वेश्चन था और इसको यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यूपीएससी सीएसई में ही पूछा गया था तो उसका ऑप्शन दिया था इसने असहयोग आंदोलन, और यहाँ से इसने थीम बना दिया। आगे चलो, यहाँ पे देखोगे ये एज इट इज क्वेश्चन ही उठा के दे दिया, यहाँ अड़गट्टा है, यहाँ पे देखो अड़गट्टा 2016 में ये पूछा गया था, ये 2025 में पूछा गया है। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये चोल राजा राजेंद्र प्रथम के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, और ये जितने भी है ना ये श्री विजय वाले, यहाँ भी श्री विजय के बारे में पूछ रहा है और यहाँ भी श्री विजय के बारे में पूछ रहा है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये है 2022 का क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि के बारे में पूछ रहा है, ये संगठन के बारे में, और यहाँ पे देखो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के बारे में पूछ रहा है, मतलब यहाँ भी नाटो, यहाँ भी नाटो। क्वेश्चन देखो ये CISF का है, यहाँ पे देखो ये 2025 का है। आगे चलो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2022 का था, ये 2025 का, ये बिम्स्टेक के बारे में था, ये बिम्स्टेक के बारे में था। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ रहे हो कि पीवाईक्यू क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हो उसको पता चल गया हो, हालांकि जो बच्चे पुराने हैं उसको पता है पीवाईक्यू क्यों करना है, ठीक है। और इस चैनल पे हम यही करवाते हैं। तो चलो आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं 2024 का पेपर, और ये 2024 सीएससी का जो पेपर हुआ था, सीएससी 2024 यूपीएससी का एग्ज़ाम था, उसका ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर 2023 का शुरू करेंगे, और ये जैसे ख़त्म होगा या तो फिर कोई सीडीएस का उठा लेंगे या फिर सीएससी का ही कोई पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन 80 को शुरू करने से पहले एक बात आवश्यक सूचना, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो, सारे बच्चे के लिए ना जिसका लिटरेचर हिंदी ऑप्शनल है उसके लिए एक बैच लॉन्च किए हैं। ये बैच प्राइवेट है और इस बैच में मैं खुद ही पढ़ाऊँगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये 23 तारीख से बैच शुरू हो रही है, जिसमें कि आपके टोटल जितने भी सिलेबस हैं पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, प्लस यूपीएससी में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2025 का एग्जाम होगा, तो 2025 का एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी सोल्व करवाऊंगा। हालांकि अगर कोई भी बच्चे इस कोर्स को कर लोगे, यूपीएससी वाले ये जो बैच है इसको कर लोगे, तो आपके रेंज से यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं, ये मेरा प्रोमिस है, ठीक है। इतना डीप में पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, ये मेरा प्रोमिस है। और जिस भी बच्चे को और भी कोई जानकारी चाहिए यहाँ पे आप बात कर लेना, ये नंबर है, आप लोग टीम से आराम से बात कर लेना। और देखो इस बैच में यही सब जितने विशेषताएं इसके सारे यहाँ पे लिखे हैं, पीडीएफ मिलेगा हैंड नोट वाला, वीकली डाउट सेशन रहेगा, जो भी आप 1 से लेके 6 दिन में पढ़ोगे, 7वें दिन मैं खुद आके लाइव सेशन में आपसे पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा, या फिर आपको अगर कोई डाउट होगी तो आप मेरे से पूछ लेना। पूरा इसी तरह से बैच चलेगा, और बैच में 10 से 20 सीट ही अवेलेबल है, ज़्यादा बच्चे को इस बैच में अभी एंट्री दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक एक बच्चे का मुझे खुद ही ध्यान रखना होगा, उसका कॉपी कैसा ये लिख रहा है, कैसा उसको उत्तर लिखवाना है, सब कुछ का ध्यान रखना है। तो जो भी एडमिशन लेना चाहोगे जल्दी एडमिशन ले लेना, 23 तारीख से बैच शुरू हो रही है। चलो आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, 87 या 88 पे थे, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये बोल रहा है सुमेर पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीति मार्ग है। पहले यही जानो सुमेर पाइपलाइन है का, एक मैप से आपको समझाते हैं। देखो मैप क्यों जरूरी है, क्योंकि ये फारस की खाड़ी आ रही है, और ये फारस की खाड़ी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसको समझ लो। क्योंकि अभी अमेरिका और ईरान में जब बम किया था तो ईरान ने बोल रहा था कि हॉर्मुज जल संधि जो है उसको ब्लॉक कर देंगे, तो मे भी आ सकता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हॉर्मुज जल संधि
किस खाड़ी से संबंधित है, तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये फारस की खाड़ी से संबंधित है। तो लेकिन अगर आप मैप में देख लोगे ना तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। देखो थोड़ा सा 1 मिनट रुको, ये यहाँ पे है सिनाई पेनिनसुला आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे ये वाले क्षेत्र ये आपके रेड सी हो जाएंगे, ठीक है, लाल सागर जिसको बोलते हैं, लाल सागर। और यहीं पे है आपका सुएज कनाल भी, सुएज कनाल भी इधर से ही जाता है। और ये जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र, ये है आपका सऊदी अरेबिया, ठीक। ये थोड़ा सा टेढ़ा मैप हो रहा है बट आप लोग मैनेज कर लेना। इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है। और यहाँ पे देखोगे ना तो फिर इधर से ईरान है। और ये जो जगह है, ये वाला जगह, ये यही है हॉर्मुज जल संधि। यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा, ये यमन है और इधर ओमान है, ये आपका यमन हो जाएगा और ये आपका ओमान है, ठीक है, ओमान। और ये आपका सऊदी अरेबिया है। और ये बताओ ये जो ये टिप पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये उठा हुआ भाग, यही पे है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। कौन सा जल संधि है? हॉर्मुज जल संधि है, जल संधि है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ये हॉर्मुज जल संधि जो है, अगर देखोगे इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। इसको आराम से पहले मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बन जाएगी ना तो आप लोग को बेटर समझा पाऊंगा। जस्ट वेट, सॉरी। देखो ये जो है हमारा हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि जो है ये आपको तो पता चल गया होगा ये है कहाँ, ये वाला जो है टिप, इसी को बोलते हैं हॉर्मुज जल संधि। और ये जो ऊपर निकला हुआ है भाग, ये जो ऊपर भाग निकला हुआ है इसको क्या बोलेंगे? मुसंदम पेनिनसुला। कौन सा बोलेंगे इसको? मुसंदम पेनिनसुला। अगर कभी आ जाए मुसंदम पेनिनसुला कहाँ पे है तो इसके देखना हॉर्मुज जल संधि के जस्ट नीचे है। और ये इतना डीप में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी ईरान बोल रहा है कि ये हॉर्मुज जल संधि जो है उसको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि इजराइल उस पर अटैक कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है इसलिए इसको बता दिए। और इधर देखोगे ये वाला, ये जो ब्लू कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला कहलाता है आपका फारस की खाड़ी। ये क्या कहलाता है? फारस की खाड़ी कहलाता है। और इधर जो है, इधर ये वाला जिसको कि मैंने, ये कौन सा कलर है? पिंक कलर है। इस कलर से जो ड्रॉ किया ये आपका है ओमान की खाड़ी। ये यहाँ पे ओमान है ना तो यहाँ पे लिख लेना ओमान की खाड़ी, ठीक है। ये है आपका ओमान की खाड़ी। अब एक बात बताओ, ये जो मुसंदम पेनिनसुला है अगर कभी आ जाए क्वेश्चन कि इस पे किसका हक है, इस पे ये मुसंदम पेनिनसुला यही है, इस पे किसका हक है, तो इस पे ध्यान रखना ओमान का अधिकार है, ठीक है, ओमान का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन से इतना कुछ सीखे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इसको मिटा दें, क्या ये मैप का क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा न्यूज में था तो बता दिए, क्योंकि यूपीएससी का कोई ठीक नहीं है। अभी पूछ ले कि बताओ पर्शियन गल्फ कहाँ है, बताओ ये हॉर्मुज जल संधि कहाँ है, तो फारस की खाड़ी यहाँ पे दे रखा था कीवर्ड। और आप फारस की खाड़ी जैसे आया तो आपने हॉर्मुज जल संधि अगर नहीं पढ़ा, हॉर्मुज जल संधि को अगर नहीं पढ़ा और जब क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप बैठे रह जाओगे। दूसरा बच्चा जो ये पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा अच्छे से उसको पता होगा। अगर कभी पे आ जाए ये मुसंदम पेनिनसुला कहाँ है तो वो भी आपको पता होगा। हालांकि यहाँ पे अल फुजैरा नाम का एक पोर्ट भी है, ठीक है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये हॉर्मुज जल संधि। क्योंकि ईरान बार बार क्या कर रहा था, अमेरिका को धमकी दे रहा था। अमेरिका काम भी करते रहता है वैसा लड़ाई पीट वाला। देखो अगर इस क्वेश्चन का उत्तर देखोगे तो ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आओ। अभी तक तो ये कीवर्ड समझा रहे थे। ये बोल रहा है कि सुमेर पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के शिपमेंट के लिए रणनीतिक मार्ग है। देखो और फिर क्या बोल रहा है, सुमेर पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब एक बात बताओ, ये जो है ना सुएज नहर के थ्रू, ये किसके थ्रू, अगर यहाँ पे हम बताएं तो देखो कथन एक क्या है इसका सही है, क्योंकि सुमेर पाइपलाइन जो ये गैस पाइपलाइन है ये यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी से तेल और ये गैस शिपमेंट के लिए रणनीतिक मार्ग तो है ही, उसके साथ साथ सुमेर पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ती है। अभी लाल सागर बताए थे कि ये जो हमारा था पेनिनसुला वाला, ये कौन सा पेनिनसुला था बताओ, अभी जस्ट बताए थे, ये था हमारा सिनाई पेनिनसुला। और इसके इधर देखे थे ये रेड सी था हमारा, ठीक है,
ये रेड सी, ऊपर देखोगे इजराइल हो जाएगा। और यहीं पे हम अभी तुरंत बताए थे आपको, ये नीचे आए थे और ये बताए थे कि बेटा ये है सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया, और ये आपका हो गया था हॉर्मुज जल संधि। यहाँ से ये बताए थे ये हॉर्मुज जल संधि है, और ये सऊदी अरेबिया है आपका। नीचे बताए थे यमन ओमान था, और ये आपका है रेड सी, रेड सी। और इधर देखोगे तो ये मिस्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक रास्ता जाता है ये रेड सी के द्वारा, ये सुएज कनाल जो है ना, सुएज कनाल आप लोग पढ़े होंगे सुएज कनाल के बारे में। तो सुएज कनाल इधर से ही जाता है। अगर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात अगर नोट करोगे तो देखो इसको समझने से पहले ना यहाँ पे मैं एक मैप डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट इंतजार करो। ये है आपका सुएज कनाल का मैप। और अभी जो हम बता रहे थे कि हॉर्मुज जल संधि, ये है बेटा हॉर्मुज जल संधि। यहाँ पे देखो ये जो इसका टिप निकला हुआ है ना, ये वाले टिप यहाँ पे, यही है हॉर्मुज जल संधि। और अगर इसके इस तरफ देखोगे ये वाले, ये है फारस की खाड़ी, ठीक है। और इसके इधर देखोगे ये हैं आपके ओमान की खाड़ी। आप लोग जब भी एटलस खोलोगे इस वाले मैप को मार्क कर लो, यूपीएससी के किसी ना किसी एग्जाम में अभी जो हाल फिलहाल में 2026 में होगा उसमें ज़रूर आएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि ये मैप बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ देखो, ये जो है आपका ये लाइन जो खींचा हूँ ना, ये सुएज कनाल की लाइन है। किसकी लाइन है? ये यहाँ पे मैप तो ज़्यादा बड़ा अभी मिला नहीं। आप लोग के पास अगर एटलस होगा तो एटलस खोल के देखो बेटा, यहाँ पे ना ये सुएज कनाल की मैप है, ठीक है। ये हाँ, ये है सुएज कनाल की मैप। और इस मैप के अंदर देखोगे तो इस मैप के अंदर भी बहुत सारे लेक हैं जिसको ध्यान रखना होगा आपको। तो सुएज कनाल कहाँ पे, ये तो पता चल गया आपको। सुएज कनाल कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये रेड सी का एरिया है। रेड, इसको रेड ही कर दें क्या, रेड सी को। हाँ, ये जो रेड कर रखे हैं ये रेड सी का एरिया है, ठीक है। ये रेड सी का ही एरिया है। और इधर देखोगे ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पे जब देखोगे ये कनाल वाला, ये सुएज नहर जो है, अब इसके अंदर भी मैप है। अगर यहाँ पे जस्ट नीचे लिख दें, मान लो ये सुएज कनाल का, ये पूरा सुएज कनाल का रास्ता है, ठीक है। ये सुएज कनाल का रास्ता है। और इस सुएज कनाल के रास्ते में भी बहुत ज़्यादा लेक पाए जाते हैं। जैसे कि देखो पहला लेक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अच्छा, सुएज कनाल कर क्या रहा है, सुएज कनाल क्या कर रहा है, इधर रेड सी था, रेड सी को किससे जोड़ रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, रेड सी है, ये रेड सी है, ये रेड सी को कहाँ जोड़ रहा है, मेडिटेरेनियन सी से। ये ध्यान रखना, ये रेड सी को कहाँ जोड़ रहा है, ये देखो लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ती है तो बिल्कुल जोड़ रही है। ये रेड सी है आपका, रेड सी, इसको जोड़ रहा है मेडिटेरेनियन सी से, बराबर क्या। चलो अब अगर इसको जस्ट वेट 1 मिनट, तो रेड सी को जब मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है तो इसके बीच में भी बहुत सारे नहर हैं, ठीक है। पहला अगर नहर देखोगे यहाँ पे जो लेक है तो ग्रेट बीटर लेक है, ठीक है। कौन सा है पहला, ग्रेट बीटर लेक। अब अगर कोई पूछ ले कि ग्रेट बीटर लेक, या किसी एग्जाम में आ जाए ग्रेट बीटर लेक किधर है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ग्रेट बीटर लेक, ठीक है। इसके नीचे जस्ट देखोगे ना, इसके जस्ट नीचे ग्रेट बीटर लेक के जस्ट नीचे देखोगे तो स्मॉल बीटर लेक है, क्योंकि छोटा है वो, स्मॉल बीटर लेक, बीटर लेक। अब इसके जस्ट ऊपर देखोगे ना, ये जैसे तो लेक टिम्सा है, ये वाला है लेक टिम्सा। अगर इसके जस्ट और ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको लेक सुएज कनाल ब्रिज ही लिख लो यहाँ पे, यहाँ सुएज कनाल ये ब्रिज है। हालांकि ये ज़्यादा सुएज कनाल के बारे में पूछेगा तो आप तो लगा ही दोगे कि सुएज कनाल ब्रिज है, तो इतना ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ऊपर पे देख लो, यहाँ जस्ट टिप पे, इसके टिप पे ये है पोर्ट सईद, ये है पोर्ट सईद।
ठीक है। तो पोर्ट सईद कहाँ है, आपको पता चल गया, ये सुएज कनाल से संबंधित है। अगर कोई पूछे लेक टिमसा कहाँ है, तो आपको पता है कि ये सुएज कनाल में। कोई पूछे कि ग्रेट बीटर लेक कहाँ है, सुएज कनाल में। स्मॉल बीटर लेक कहाँ है, सुएज कनाल में। सॉरी, इतना कुछ आप सुएज कनाल से ध्यान रखोगे, ठीक है। ये 360 डिग्री इसका एनालिसिस हो गया। और अभी जो बताए थे कि फारस की खाड़ी वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही मत कोई बच्चा। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी तुरंत देखे थे, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। समझ में आया कैसे कैसे सही है दोनों कथन, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम देखें कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ रहा है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर के थ्रू जोड़ रहा है, जहाँ पे कि लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक, स्मॉल बीटर लेक, सारा कुछ अभी तुरंत देखे हैं। अच्छा, कोई अगर पूछ ले कि बताओ हॉर्मुज जल संधि कहाँ है, तो ये भी आपको पता चल गया। अगर कोई पूछ ले बताओ कि पोर्ट सईद कहाँ है, तो ये भी पता चल गया कि सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से रिवीजन हो गया। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस वाले को हटा देते हैं, आप इसका कोई काम है नहीं। अच्छा, ये जो एनिमेटेड पीडीएफ है ना, ये एनिमेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, मधुजीत IAS नाम से है। तो जो भी बच्चे नए हो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नो दैट इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ाने वाला था। अभी देखो फिर से अगला क्वेश्चन वही है। देखो लाल सागर, तो अभी तुरंत बताओ कि लाल सागर आप पढ़े हो या नहीं। आपको लोकेशन तो पता होगी ना रेड सी के, अभी जस्ट यहीं पे तो पढ़े, यही तो है रेड सी हमारा। ये रेड सी है, इधर हम पढ़े थे फारस की खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी, ये हॉर्मुज जल संधि अभी तुरंत पढ़े थे। फिर यहाँ पे देखे थे ग्रेट बीटर लेक, स्मॉल बीटर लेक वाला है। उसके बाद पोर्ट सईद, ये सब यहाँ पे पढ़े थे। लेक टिमसा भी इधर ही पढ़े थे। और इधर मेडिटेरेनियन सी को जोड़ रहा है, रेड सी से कौन, सुएज कनाल, ये सब अभी तुरंत देखे थे। वो क्या पूछ रहा है, देखो लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो ये अपने आप में डिबेट करने लायक है। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, लाल सागर में किसी भी रूप में, मतलब एनी हाउ किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन पे ना, जब ये क्वेश्चन आया यूपीएससी के द्वारा, जब पेपर हुआ, तो बहुत सारे टीचर डिबेट करने लगे कि मतलब इसका ये आंसर होनी चाहिए, इसका ये आंसर होनी चाहिए। कुछ बता रहे थे कि ये स्टेटमेंट गलत है, कुछ बता रहे थे ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब यूपीएससी अपना फाइनल आंसर की दिया, तो फाइनल आंसर की में इसको सही माना कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि लाल सागर में नदियों में से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो लाल सागर में नदियों का जल का प्रवेश नहीं होता है। हालांकि एक छोटी सी नदी है, ठीक है, जो कि वहाँ जाके गिरती है, लेकिन उसको भी वो सीजनल है, ठीक है, कि एक सीजन में रहती है, दूसरे सीजन में नदी गायब हो जाता है। यूपीएससी ने उस नदी को ही उड़ा दिया और डायरेक्ट क्या पूछ लिया, देखो ये पूछ लिया कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, और इसको यूपीएससी सही मान लिया। तो हम भी इसको सही मानेंगे और सीजनल नदी को उड़ा देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। और लाल सागर कहाँ पे है ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये कह रहा है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। अब एक बात बताओ, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बोल रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है। आपको पता होगा कि जब हम कोयला जलाते हैं तो यहाँ से बहुत सारे गैस निकलते हैं, जिसमें CO2 हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कहाँ से निकलते हैं, इसी से निकलते हैं। तो ये जो बोल रहा है ना, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। एक चीज़ यहाँ से और ध्यान दो, ये जो थीम दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्वेश्चन दो बार आ चुका है। एक तो 2025 में अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ वहाँ भी क्वेश्चन पूछा था, और एक बार 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा है, और 2024 में तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट बना के दे दिया था। कैसे, देखो अभी सिखाते हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हम SO2 लिखते हैं, ठीक है, SO2। अब इसमें अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलाओगे, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड मिलाओगे, तो ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार हो जाएगा। किसके लिए, अम्लीय
वर्षा के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है CDS के 2016 के आई थिंक सेट 1 या 2 में, CDS में भी पूछा गया है। अम्लीय वर्षा के लिए बताओ कौन सा जिम्मेवार कारक है, तो SO2 नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड मिलाओगे तो ये क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार कारक हो जाता है। तो ये इसको हल्के में मत लेना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे ये भी ध्यान रखना कि इसमें किसको मिला देते हैं, इसमें NOx का कोई भी एक ऑक्साइड मिलाएंगे तो ये किस लिए जिम्मेवार हो जाएगा, अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, ये चीज़ नोटिस कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, इसको मिटा दें। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर डेली लेक्चर नहीं करवाते हो, बेटा टाइम का बहुत इशू चल रहा है अभी। ये देखो क्या है, साहिल क्षेत्र में स्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान। अब देखो साहिल क्षेत्र, तो पहले यही जानो कि इस वाले क्वेश्चन से हमको कीवर्ड क्या मिला है, साहिल क्षेत्र। ठीक है, तो पहले साहिल क्षेत्र देखेंगे क्योंकि यहाँ भी साहिल क्षेत्र ही है, तो जो कीवर्ड मिला है उस पर भी काम करते चलो साथ के साथ। तो देखो साहिल क्षेत्र कहाँ है, अगर आप लोग के पास अफ्रीका का मैप होगा तो यहाँ पे ऐसे देखोगे। अच्छा, मैं मैप क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं UPSC में। देखो अफ्रीका का जो ये पेट निकला हुआ है ना, सॉरी सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, हालांकि ऐसा ही ये निकला हुआ है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, जिसको रेड कलर से मैंने ये मार्क किया, ये साहिल क्षेत्र है, साहिल क्षेत्र। ठीक है, इसी को बोलते हैं साहिल क्षेत्र। तो साहिल क्षेत्र पता तो चल गया साहिल क्षेत्र है कौन। और इसमें ना बहुत सारे देश आते हैं, उसके नाम उतना याद रखना जरूरी नहीं है, मॉरिशनिया है, माली है, नाइजर है, ठीक है, नाइजीरिया, चाड, सूडान, सब अगर देखोगे तो पहला देख ही लो, लिख लो एक बार, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो देखो साहिल क्षेत्र में ना देश जो है मॉरिटोनिया, यहाँ पे लिख दें, जस्ट वेट बेटा, साहिल क्षेत्र के देश है मॉरिटानिया, मॉरिटानिया हो गया, उसके बाद माली, उसके बाद नाइजर, नाइजीरिया, ठीक है, चाड, सूडान, उसके बाद इरिट्रिया। इतने सारे जो देश हैं ये सब देश साहिल क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेना लीबिया के बारे में, तो लीबिया नहीं है साहिल क्षेत्र में, ध्यान रखना ये चीज़। तो एक बात बताओ, ये पता चल गया साहिल क्षेत्र कहाँ पे है, साहिल क्षेत्र अफ्रीका में। उसके बाद साहिल क्षेत्र से संबंधित देश कौन कौन से हैं, तो संबंधित देश यहाँ पे ये सारे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य कब्जा, मतलब तख्ता पलट जो हुआ है, तो सैन्य कब्जा अभी तो इधर अगर अभी वर्तमान में देखोगे तो पाकिस्तान में तो सैन्य कब्जा है ही, हालांकि उसको बोलता है कि वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अब क्या डेमोक्रेसी है वो सबको पता है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, साहिल क्षेत्र में स्थिरता बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, और जब गरीबी बढ़ती है तो वहाँ पे शिक्षा कम हो जाते हैं, गरीबी बढ़ता है तो शिक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और शिक्षा जब कम होता है तो लोग क्या करने लगता है, लोग गलत काम करने पे उतर जाता है, क्योंकि सबसे मेन जरूरी क्या है, शिक्षा। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या बन जाता है, जानवर बन जाता है। फिर उसको ये पता नहीं है कि ये ह्यूमन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, या फिर कोई महिला है उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ये सब कहाँ से आता है, शिक्षा, जो आपके माँ बाप ने, आपके गुरु ने दिया है। ठीक है, चलो यहाँ से आपने कितना कुछ सीखा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और इसको ध्यान रखना, अगर किसी को याद हो रहा है तो ठीक है, वरना इसका कुछ निमोनिक्स बना लेना। निमोनिक्स अगर इसका बनाए तो MM 2M 2N, उसके बाद अच्छा इसका कुछ मैं अच्छा सा निमोनिक्स बना के ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिससे कि ये याद हो जाए जल्दी से। ये क्या बोल रहा है कि भारत संयुक्त अमेरिका USA से सेब आयात नहीं करता है, मतलब सेब का कोई आयात यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है,
भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध। देखो ये जो है ना, ये वाला क्या बोल रहा है, भारत अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। तो ऐसी बात नहीं है, भारत अमेरिका से थोड़ी मात्रा में सेब का आयात करता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में। 2023 में ना अमेरिका से ये इतना सेब आयात किया था भारत में, ठीक है। इसी के बारे में पूछ लिया था कि सेब आयात नहीं करता है, हालांकि सेब हमारे यहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये वाला स्टेटमेंट जो पूछ रहा है ये कि भारत में विधि के अनुसार समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका कथन एक कहाँ पे, ये कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, डी इज द इधर भी है राइट आंसर। इंग्लिश में भी पढ़ते रहना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में बोल रहा है, ठीक है। अगर देखोगे तो ये बोल रहा है लोकसभा विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर बोल रहा है जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष पद से कैसे लोकसभा के अध्यक्ष पद को हटाया जाता है, या फिर अभी जो भी अध्यक्ष पद है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये स्टैटिक बुक से पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत का जो बुक है वहाँ से पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये बोल रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष पद को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन नहीं है जब तक, उसके बाद जब तक ये क्या बोल रहा है, वह पीठासीन नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही है, तो ये जो है ये वाला पीठासीन नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब ये जो है ना, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये गलत है। बोलने का अधिकार उसे होता है, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। फिर क्या बोल रहा है, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वो मत देने का अधिकार होता है। और ये सही है, केवल यही सही है, ऑप्शन एक, ठीक है। ये बोल रहा है ही या सी शैल नॉट बी प्रिसाइड। तो ये जो बोल रहा है ना प्रिसाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हुआ पीठासीन जब तक नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का पद देखोगे तो लोकसभा का अध्यक्ष का पद, ये पद अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ये पद इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों है, ये जो लोकसभा का पद है, क्योंकि धन विधेयक पर क्या करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, धन विधेयक पर निर्णय देते हैं, ठीक है, निर्णय देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद सदस्य का अयोग्यता, ठीक है, सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत, कौन से अनुसूची, 10वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची के तहत ये निर्णय करते हैं कि कौन सा सदस्य अध्यक्ष है। और जब वोट बराबर हो जाता है ना, बराबर मतलब सदन में जब वोट बराबर हो जाता है, तो ये मतदान की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष क्या करते हैं, अध्यक्ष का वोट देते हैं, अध्यक्ष वोट देते हैं मतदान बराबर होने पे। तो आप लोग देख रहे हो ये जो अध्यक्ष है लोकसभा का, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संसद का संयुक्त बैठक करते हैं, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा का जो बैठक होता है उसका संयुक्त बैठक कौन करता है, संयुक्त बैठक यही करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप लोग इतने चीज़ ना ध्यान रखना। और एक चीज़ और, आर्टिकल इसका एक था आर्टिकल 93, ये किससे संबंधित है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से, बराबर क्या, इतना कुछ ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 94 95 भी है, तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात था बता दिया। बाकी सब आप लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसको पढ़ोगे तो ये ज़्यादा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है भारतीय सांसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे फिर से पढ़ो, इसको पहले वीडियो को पॉज करो, पढ़ो। यहाँ पे बोला लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्याप्त हो जाता है।
अब लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है, क्योंकि देखो विधेयक जब पास होता है तो लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम शायद पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे कि राज्यसभा का कहाँ पे पावर अधिक है। हालांकि राज्यसभा का पावर लोकसभा की तुलना में कम होता है कुछ चीज़ों पे, और कुछ चीज़ पे राज्यसभा का पावर अधिक है। तो कहाँ पे अधिक है आप लोग बताना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बता रखा है। तो देखो ये जो बोल रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक विघटन हो जाने पे व्यापगत हो जाता है। इसको ये भी बोल सकता था लैप्स हो जाता है। यहाँ पे देखो ये लैप्स लिखा है ना, जैसे ही इसका होगा तो इस डिसोल्यूशन से लोकसभा में जो भी विधेयक होगा वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखो आप लोग को पता होगा कि लोकसभा का विघटन कितने साल पे होता है, 5 साल पे, या उससे पहले भी हो जाता। बोल रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पे व्याप्त हो जाते हैं। ये भी सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या बोल रहा है, लोकसभा द्वारा पारित है। लोकसभा क्या क्या है, पारित क्या है, और वो कहाँ पे, राज्यसभा में कोई विधेयक है, ठीक है, और राज्यसभा में लंबित है। लंबित मतलब वहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्याप्त हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है ये भी। देखो अब क्या बोल रहा है, कोई विधेयक जिसके भारत संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लिया है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्याप्त नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीज़, यही तो यूपीएससी का मज़ेदार पॉइंट है कि वो कहीं कहीं पे ना एक कीवर्ड छोड़ देता है। यहाँ पे बीच में क्या आनी चाहिए थी, नहीं होती है। तो ये आंसर नहीं लगाओगे तब सही हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन, ऐसे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बताओ क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है भारत के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावासन के लिए मंत्री परिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे ये निगेटिव वाले जितने स्टेटमेंट है ना, इसको अच्छे से पढ़ा करो, और यहाँ भी पढ़ा करो कि ये क्या लिख रखा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावासन के लिए मंत्री परिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या बोल रहा है, सदन के सत्रावासन सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, बिल्कुल किंतु। अच्छा, ये किंतु लगा के भी बहुत बार गलत करवाता है यूपीएससी क्वेश्चन। किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे उस सदन के सत्रावासन करने पर वर्जन नहीं है जो सत्र में, ये बिल्कुल राइट है। ये क्या बोल रहा है, सदन का सत्रावासन सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, बिल्कुल सही है। कि कोई जैसे सदन चल रहा है, अगर उसको इन्फिनिटिव टाइम के लिए ये स्थगन कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके पश्चात ये स्थगित ही हो जाता है। अनिश्चित काल के लिए जैसे सत्रावासन हो गया तो वो स्थगन हो जाएगा। और ये क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति साहब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावासन करने पर कोई वर्जन नहीं है, ये नहीं है, कोई वर्जन है। अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सही आंसर है ये, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है। तो कहने का मतलब ये भी राइट है कि जब तक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आएगा, यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ये बोल रहा है कि लोकसभा का जो भी जैसे इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी एज द सेंस में कि युद्ध हो गया कहीं पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में असाधारण परिस्थिति जो है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श फिर नहीं करेंगे, फिर विघटन कर देंगे, ठीक है। यही बोल रहा है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आएगा। अभी जो इस क्वेश्चन को ना स्टैटिक बुक से पढ़ना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96।
ये क्या बोल रहा है, और 4 क्वेश्चन बचा है, चलो जल्दी से उसको भी निपटाते हैं। ये बोल रहा है हाल ही में, मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है नहीं करंट अफेयर के क्वेश्चन को, जहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं खुद बता देता हूँ। ये बोल रहा है हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दिया है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2040 का लक्ष्य रखा है। देखो यूपीएससी में ना जो डाटा आता है, डाटा जैसे 2040 है, 2050 है, अब देखो ये बताते हैं ना कि सब गलत कर दो। देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो कहीं पे 2050 है, अगर यूपीएससी को इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा ना तो ज़्यादा चेंज इसमें नहीं करना होगा, 2050 की जगह 2051 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये कोई कथन लिखा है, इसको गलत करने में ना यूपीएससी को बहुत ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा, लेकिन डाटा को मैनिपुलेट करना क्या है, आसान है। संदीप माहेश्वरी साहब बोलते हैं ना आसान है, तो यूपीएससी भी ये लाइन पकड़ रखा है, आसान है, आसान है। तो ये 2040 वाला जो ये दे रखा है ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये नहीं है, 2040 नहीं है, यहाँ पे 2050 है। समझ में आया क्या, ये जो 2040 दे रखा है ना, इसके जगह पे बाकी सारा कुछ सही लिख रखा है, एक चीज़ यहाँ पे गलती कर दिया, 2040 की जगह पे इसको क्या लिखनी चाहिए, 2050 लिखनी चाहिए, तो ये सही हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो कथन गलत थी ना, इसको तो मैंने सही बनाया। ये बोल रहा है ये जो एक्ट है ये तो सही है, बिल्कुल सही है, और ये वाला गलत है, तो कहने का मतलब ये कहाँ कथन एक सही है, कथन तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। अब ये बोल रहा है वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ, बहुत अच्छी बात। फिर बोल रहा है और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन प्रवास। अच्छा एक बात बताओ, अगर वेनेजुएला का नाम नहीं सुने हो ना, छोड़ो, गोली मारो इसको। भारत का नाम तो सुने हो, भारत अभी जो हमारा इंडिया है, यहाँ से भी प्रवास क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब इंडिया के बारे में ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम थर्ड इकोनॉमी, और इंडिया से भी ज़्यादा चाइना देखोगे, चीन, इससे भी ज़्यादा इकोनॉमी पावर है, लेकिन यहाँ से भी लोग कहाँ जाते हैं, यूएसए जाते हैं। इन सब के बीच में एक छोटा सा वेनेजुएला आया और अपने देश को क्या कर दिया, पूरी तरह से उभारने में सफल हो गया, तेजी से जैसे सफल हुआ, और अपने लोगों को दूसरे देश में पलायन प्रवास रोकने में सफल हुआ। कैसे सफल हुआ, कोई ना कोई एक भी आदमी तो जाएगा, 2 आदमी भी तो जाएगा, तो ये कैसे सफल हुआ। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये कैसे कथन कैसे दे रखे हैं, तो जैसा कथन देगा उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सोचना भी पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो कथन दिया है इसको कैसे तरीके से आप सोच सकते हो कि ये बोल रहा है जब भारत और चीन नहीं रोक पा रहा है तो ये छोटा सा वेनेजुएला कैसे रोक लेगा। आप लोग खुद सोचो ना, आप लोग खुद सोचो कि जब चाइना इतना बड़ा पावर है, सुपर पावर है, भारत इतना बड़ा सुपर पावर है, तो वो सब जब नहीं रोक पा रहा है अपने नागरिक के प्रवास को, तो ये छोटा सा पिद्दू सा ये वेनेजुएला कैसे रोक लेगा। और ये जो बोल रहा है ना ये कथन ही गलत है। तो कहने का मतलब जैसे इसमें गलत करोगे तो यहाँ पे फिर दूसरे कथन पे आओगे, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, बिल्कुल ये राइट है। तो कहने का मतलब कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिजिटल इंडिया के बारे में बोल रहा है। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की वो है नहीं। देखो डिजिटल इंडिया जो है, अब ये डिजिटल इंडिया है था क्या, भूमि अभिलेख वाला जो है डिजिटल, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल इंडिया भूमि के लिए लैंड लिख दूँ क्या, लैंड अभिलेख के लिए ए लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी सब बच्चा बोलोगे कि अभिलेख के लिए ए इंस्क्रिप्शन होता है इसका, तो आई लिखेंगे तो फिर यहाँ पे डबल आई आई आ जाएगा, इसलिए मैंने ए लिख दिया। देखो यहाँ पे बोल रहा है इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करेगी। अभी अगेन मैंने बोला डाटा जैसे आएगा, जैसे डाटा आएगा तो डाटा को मैनिपुलेट करना क्या है, आसान है। हो सकता है यहाँ पे 60% ही गवर्नमेंट दे रहा हो सकता है मतलब सेंट्रल वाले 40% ही दे रहा हो, तो इसको मैनिपुलेट आसानी से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है ध्यान से पढ़ो, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित करती है, ठीक है। यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा ये लगे कि नहीं ये 100% नहीं है, 50% है या 60% है, अगर इसमें कन्फर्म नहीं हो तो इस क्वेश्चन को क्या कर देना, लीव कर देना,
एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है, एग्जाम में बहादुरी नहीं दिखाना है। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपका नॉलेज है, आपको पता है कि ये सही है, तभी उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। वरना स्टैटिक क्वेश्चन भरा पड़ा है, उसको करके आना। ये क्या बोल रहा है, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित करेगी, तो बिल्कुल करेगी, ये राइट आंसर है। उसके बाद देखोगे इस वाले जैसे एक्ट को पढ़ोगे, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था उस टाइम पे, ठीक है। 2023 में, ये 24 का पेपर है, 23 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इस योजना के अंतर्गत भूमि संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाएंगे, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है स्थानीय भाषा में, अब देखो स्थानीय भाषा ये तो आप ऐसे भी सही कर दोगे, क्योंकि मान लो तेलुगु में कोई करवा रहा है और कोई बिहार का वहाँ पे चला गया या फिर कोई यूपी का चला गया, तो उसको उस भाषा में बोलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या बोलेगा, स्थानीय भाषा बोलेगा। तो यहाँ पे उपलब्ध अधिकार अभिलेख को भारत के संविधान प्राप्त किसी भाषा में, तो हाँ बिल्कुल सही है। ये जो इतना स्टेटमेंट दे रहा है ना, इसको पढ़ने से बेटर आप ये पढ़ो, समझो कहीं पे स्थानीय भाषा है। हमारा संविधान तो ये नहीं चाहेगा ना कि वहाँ की स्थानीय भाषा खत्म हो जाए, नहीं चाहेगा ना। या फिर संविधान तो ये नहीं करेगा, प्रेशर डालेगा, तो स्थानीय भाषा में उपलब्ध है, बिल्कुल राइट है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पे ये 100% वित्त पोषित कर रहा है, ठीक है। और मैंने फिर क्या बोला, डाटा को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। कहीं पे हो सकता है 100% के जगह पे 20% ही हो, तो इसको मैनिपुलेट कर सकता है यूपीएससी, और बहुत जगह डाटा को मैनिपुलेट भी करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। ये देखो, अब इस वाले क्वेश्चन से ना कुछ समझा रहे हैं, उसको समझो। ये जो बोल रहा है, आराम से पहले पढ़ो इसको, उसके बाद इस पे सोल्व करते हैं इसको। ये बोल रहा है यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी, ठीक है, ये जहाँ जहाँ पे मार्क कर रहे हैं ना, वहाँ पे ध्यान रखना, में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट डिलीवरी है, वही है, एक ही बात है, 6 महीने की। अब यहाँ भी डाटा, अभी क्यों बता रहे हैं ये चीज़, अभी पता चलेगा कि स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल की गारंटी। अब एक बात बताओ, ये डाटा कितने जगह आए हुए हैं, डाटा का अगर देखोगे तो 1 2 3, हो सकता है यहाँ गलत कर दे, डाटा मैनिपुलेट कर दे यूपीएससी, या हो सकता है यहाँ पे मैनिपुलेट कर दे। तो आप लोग का क्या होनी चाहिए, कान खड़ा हो जानी चाहिए खरगोश की तरह, ऐसे कि डाटा आ रखा है, डाटा देखते ही अलर्ट रहो, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे ये कथन ही गलत है, क्योंकि ये देखोगे ना, ये जो जब ये योजना आया था, ठीक है, तो इसमें बोला था कि हर महीने 9 तारीख को सभी गर्भवती महिला जो प्रसव पूर्व है, ठीक है, जिसका प्रसव पूर्व देखभाल की गारंटी दी गई थी, उसके लिए था न्यूनतम, उसके लिए न्यूनतम पैकेज की गारंटी थी। समझ में आया क्या। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरे तिमाही में हर महीने, ये जो बोल रहा है ना कि ये दूसरे और तीसरे तिमाही में हर महीना, दूसरे और तीसरे तिमाही में हर महीना 9 तारीख को। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि 6 महीने के लिए, तो अभी पता चल गया ना कहाँ पे डाटा मैनिपुलेट किया था। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये बोल रहा है ये सही है, निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सुविधा स्वच्छता नज़दीकी सर्किट, तो ये राइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, आप लोग खुद से बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 100। अब इस क्वेश्चन को देखो पहले, और यहाँ पे फिर से देखो, अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो डाटा 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 आ रखा है, तो जैसे डाटा आया कुछ तो कान खड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी डाटा है, यहाँ भी डाटा है, कोई एक जगह तो मैनिपुलेशन, कोई एक जगह ना यूपीएससी जरूर इसको गलत किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग अगर ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में ये जो 21 से 40 है ना, ये 21 से 40 नहीं है, ये 18 से 40 है। इसको यूपीएससी ने मैनिपुलेट कर दिया है कि इसको 18 से, तो देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन मैनिपुलेट हो गए। इसलिए मैं बोलता हूँ डाटा को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा गलत,
अब एक कट गया तो ये गया, ये गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। फिर अगर इसको पढ़ोगे, ये इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति महीने, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर बोल रहा है पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी, तो अविवाहित पुत्रियों पर ये लागू नहीं होगा, ध्यान रखना, ये लागू नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 सही है ना, सिर्फ 2 सही 3 सही, तो कहाँ पे, अच्छा बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग ने पूरा 2024 का पेपर क्या किया, कंप्लीट कर लिया है, पूरा पेपर कंप्लीट किया। और जो भी बच्चे हिंदी लिटरेचर बैच से जुड़ना चाहते हो, यहाँ पे आके जुड़ जाना, ठीक है। पूरा वीडियो मिलेगी, पूरे अच्छे से पढ़ाई होगी। तो चलो मिलते हैं आप लोग से 2023 के डायरेक्ट, अब 2023 का CSE का जो डिस्कशन होगा उसमें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।